कोंडागांव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। मंत्री ने मरीजों से बातचीत कर जाना हालचाल, चिकित्सीय सुविधाओं के लिए जानकारी। प्रदेश में चलाया जाएगा मोर तिरंगा मोर अभियान। 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का रखा गया लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए चलाया जाएगा अभियान। रायपुर के एमएमआई अस्पताल में डॉक्टर ने बचाई महिला की जान। हार्ट अटैक के बाद महिला को आया कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर सुनील गोंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बसना में जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। प्रधान पाठक ने भवन की स्थिति पर जताई चिंता। शिक्षा अधिकारी ने जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की कही बात। और बीजापुर में माओवादियों के कायराना कारतूस प्रेशर आईईडी ब्लास्ट होने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने की आमजन से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत कर हालचाल जाना और वहां मिल रहे चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में 80 लाख रुपए की लागत से ऑपरेशन थिएटर निर्माण की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ये तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस बार मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसका आयोजन होगा। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ये तिरंगा अभियान बृहद स्तर पर चलाया जाएगा और इस बीच 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हो चुकी है। इस बार मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसका आयोजन होगा। रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभियान चलाया जाएगा। 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ये अभियान चलाया जाएगा। तो बता दें, बीजेपी मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ये तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी दी है और इसके साथ उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है और इस बार मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसका बृहद स्तर पर आयोजन होगा। 60 लाख घरों को जो है उसमें तिरंगा लगाया जाएगा और इसके साथ ही साथ 14 अगस्त की बात कर ले तो इस दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की भी बात हो रही है। जो विभीषिका दिवस है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि उस दिन देश के जो है वो 2 टुकड़े हुए थे और किस कारण से क्या था उस समय जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे जो कांग्रेस की इसमें क्या उस समय की जो लोग थे उनकी जो भूमिका थी, तो उसको 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि नई पीढ़ी को ये बताना कि हमारा जो 14 अगस्त को देश 2 भागों में बटा था और उस 2 भागों में बांटने के पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र था
निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को इस 14 अगस्त के विभाजन विभीषक के माध्यम से हम उसको हमारे उस समय के जो इस विभाजन विभीषका में जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम मौन जो है वो जुलूस जिला मुख्यालयों में भी करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सेना के शौर्यता और वीरता का जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है। और उस समय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया है। निश्चित रूप से इस हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है वो हर घरों में तिरंगा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है हम इस प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प और भाव के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, देशवासियों के लिए एक भाव का विषय है कि हमारे सेना ने जो पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसका जो है हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए जो है हर घर तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में पार्टी जो है इस तिरंगा को जो है वो हमने ऑर्डर किया है। निश्चित रूप से इसके पहले भी पिछले साल उस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया था। हमने एक कार्य योजना और रचना बनाई है कि उन 60 लाख हमारे जो सदस्य हमने बनाए हैं उनके माध्यम से जो है इस तिरंगे को, और हमने एक आग्रह और किया है कि घर के बच्चे से उस तिरंगे को जो है लगवाएं ताकि घर के बच्चे के मन में वो भाव आए और वो देशभक्ति का जज्बा, और उनको भी लगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान है या उसका क्या महत्व है। तो ऐसी सारे विषयों पर जो है आज की यह कार्य योजना की जो कार्यशाला की जो बैठक हुई है और उसकी हमने एक बड़ी जो है वो कार्य योजना तैयार की है, और झंडे का भी जो है हमने जो है वो व्यवस्थित रूप से जो है ऑर्डर हमने किया हुआ है और घरों तक के जो है वो झंडे पहुंचेंगे भी। एक असाधारण चिकित्सा कौशल और टीम वर्क का परिचय देते हुए एमएमआई नारायणा अस्पताल नारायण के रायपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गोनियाल और उनकी टीम ने 48 वर्षीय महिला की जान बचाई, जो हार्ट अटैक के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। ये एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च जोखिम वाली स्थिति थी जिसमें त्वरित निर्णय और उन्नत हृदय चिकित्सा की आवश्यकता थी। इस उपलब्धि की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। डॉक्टर सुनील गोनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि महिला को किसी भी पूर्व जोखिम कारक के बिना 1 घंटे से सीने में दर्द की शिकायत के साथ ही आपातकालीन विभाग में लाया गया था। प्रारंभिक जांच में तीव्र हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। हालांकि उपचार शुरू होने से पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक गंभीर स्थिति जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर में रक्त प्रवाह रुक जाता है। मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस घबराहट लगी, पसीना आया और थोड़ा सा चक्कर सा आया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को हॉस्पिटल तुरंत एमएमआई। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे देखा तो उनको समझ में आया हुआ जो भी, उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर मैं कोलैप्स हो गई थी, मुझे उतना समझ नहीं आया। 1 घंटे तक इन लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद सर की टीम ने पूरा मुझे अच्छे से सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी देना था सब कुछ किया इन लोगों ने, एंजियोप्लास्टी वगैरह की, और फिर उसके बाद मैं अभी तो एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ मैं। यहाँ की पूरी टीम, स्टाफ, गोनियाल सर की पूरी टीम, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। ये सब की बदौलत ही है कि आज मैं यहाँ हूँ। जो केस है हार्ट अटैक का, ये पेशेंट हमारे पास आए थे इमरजेंसी रूम में, और जैसे ही इमरजेंसी रूम में हमारे पास आए तो इनिशियल असेसमेंट में जब हमको पता चला कि हार्ट अटैक है, जैसे हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना, उसी समय पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गई। सडनली कोलैप्स होने का मतलब ये है कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में रुक जाता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये होने के बाद फिर हमारी जो इमरजेंसी टीम है उन्होंने सीपीआर स्टार्ट किया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन।
उसमें सबसे पहले एयरवे जो वेंटिलेटर में पेशेंट को डाल के कुछ दवाइयाँ जैसे हम चालू करते हैं और साथ में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप हार्ट को पंप नहीं करते तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो ब्रेन डेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये CPR जो है, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, ये कम से कम आधा घंटा इमरजेंसी रूम में चला। तो उसमें हमने पेशेंट को मल्टीपल शॉक दिए, चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू किया और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी गई जो उस समय दी जाती है। तो वो देने के बावजूद भी हमने ये देखा कि हार्ट अभी भी स्टैंड स्टिल है और हार्ट वापस नहीं आ रहा था, उसकी रिदम स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया आधे घंटे बाद पेशेंट के रिलेटिव से, उनके हस्बैंड से बात करके कि अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है कि उस आर्टरी को हमको खोलना पड़ेगा जिससे ये हार्ट अटैक हुआ। तो ये डिसाइड होने के बाद फिर पेशेंट को हमने कैथ लैब की तरफ शिफ्ट किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि हार्ट रुका हुआ है, उस रुके हुए हार्ट को हमको पंप करते हुए, चेस्ट कंप्रेशन करते हुए ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसी चेस्ट कंप्रेशन में हमको एंजियोप्लास्टी करनी थी। तो नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इमरजेंसी रूम में हार्ट का रिदम स्टेबल हो जाता है। जब हार्ट चलने लगता है तो वो समय रहता है जब हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट ये था कि क्योंकि हार्ट चल ही नहीं रहा था, तो हमको ऑन गोइंग चेस्ट कंप्रेशन करते करते पेशेंट को हमने शिफ्ट किया कैथ लैब में और पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी। इमरजेंसी रूम की टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की टीम, कैथ लैब की टीम, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें हमने कंप्रेशन करते करते जो एंजियोप्लास्टी के जो क्रिटिकल स्टेप्स होता है, क्योंकि इस तरह के कंडीशन में एंजियोप्लास्टी करना भी बहुत टफ एक चैलेंज होता है, तो इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अल्टीमेटली हमने इसमें सफलता पाई और उस आर्टरी को खोला। जैसे ही आर्टरी खोलने के बाद फिर पेशेंट धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगा, ब्लड प्रेशर आने लगा, चेस्ट कंप्रेशन का जरूरत नहीं पड़ा। फिर हमने पेशेंट को शिफ्ट किया आईसीयू में और आईसीयू में फिर स्टार्ट होता है पोस्ट रिससिटेशन केयर का, जो हमारी वहाँ जो टीम है फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर 2-3 घंटे बाद पेशेंट को होश आने लगा और फिर वो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसको भी हमने फॉलो किया। रात में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, उसको भी हम क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़े। फिर पेशेंट को 1 से 2 दिन बाद फिर हमने वेंटिलेटर से भी बाहर कर दिया और 3-4 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो गई और कुछ दिन बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये देखा गया है कि बहुत बार एक्चुअली ये जब हम CPR करते हैं या पेशेंट को रिससिटेट किया जाता है, बहुत बार कई बार किडनी डैमेज हो जाता है, कई बार ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होता है, तो पेशेंट्स बहुत बार हॉस्पिटल में रहते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स इंटैक्ट थे और अल्टीमेटली फाइनली पेशेंट घर गए और आज भी हमारे पास ये फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। और तो ये बहुत चैलेंज था, मतलब ये यूनिक इसलिए था कि हमने ऑन गोइंग CPR के साथ साथ पेशेंट को शिफ्ट करके एंजियोप्लास्टी करके अल्टीमेटली ये रुके हुए हार्ट को हमने वापस रिवाइव किया। नौनिहाल ग्राम पंचायत जोगी दादर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चे इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। दीवारों में गहरे दरारें, छत से टपकता पानी और नीचे से दिखाई देती सरिया, ये तस्वीर उस उपेक्षा की कहानी बयां कर रही है जिससे ग्रामीण वर्षों से जूझ रहे हैं। प्रधान पाठक धनीराम ठाकुर और सहायक शिक्षक मोहन लाल भोई ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए भवन की खतरनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शासन को इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस विषय में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी डटसेना से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के नए भवन के लिए आवेदन स्वीकृत कर आगे भेज दिया गया है। जल्द ही राशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। फिलहाल सामुदायिक भवन में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चे को लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है, पूरा बिल्डिंग जर्जर है। प्रशासन से मांग किया गया है और बहुत दिनों से यहाँ सामुदायिक भवन में संचालन हो रहा है। स्कूल बच्चों की सुविधा को देखते हुए जान जोखिम में न जाए करके सर भी बोले कि सामुदायिक भवन को हमको साफ सुथरा दे दीजिए, तो सर के लिए भी व्यवस्था की है और सर लोग लगाए हैं। सब दरवाजा के लिए भी ऑर्डर हो गया है, दरवाजा लगते ही फाइनल सब लगा दिया जाएगा ताकि कम से कम जब तक स्कूल में बने तब तक यहाँ सामुदायिक भवन संचालन हो सके। यहाँ सामुदायिक भवन में शाला संचालन हो रही है।
क्योंकि स्कूल एकदम अत्यंत जर्जर है, छत टपक रहा है और ये हम उच्च कार्यालय को अवगत करा चुके हैं। और मांग के संबंध में हम 2012 से मांग कर रहे हैं भवन की, क्योंकि एक ही अतिरिक्त कमरा में शाला संचालन हो रहा है और अभी वर्तमान में मतलब कि शाला संचालन के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं है और यहाँ सामुदायिक भवन में बहुत परेशानी हो रही है, मतलब कि ना तो शौचालय की व्यवस्था हो पा रहा है, ना तो पानी और मध्याह्न भोजन के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ के जो बच्चा मन के भविष्य के लिए स्कूल जो बने हैं उनमें पढ़ा था वैसे जर्जर पड़े हैं कि हमला खुद लगते कि लड़का मन यहाँ बिठा के पढ़ाए में बहुत तकलीफ यही का है। वहाँ से छत से पानी टपकते, वो जो परत बने है और टुकड़ा टुकड़ा होकर गिरते, तो एक लिए हमला एक व्यवस्था बनाना रही से और व्यवस्था में हमन मांग करत करत आज 2012 से ये सब चीज ला शासन ध्यान नहीं देते है। आज लड़का मन हमला व्यवस्था करके यहाँ बिठा के मतलब पढ़ाना पड़ा थे, तो एक लिए मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बच्चा मन के भविष्य के लिए मतलब मन भर सुविधाजनक नया फोन बनाया जाए और यही मोर मांग है। पिथौरा ब्लॉक के महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला जोगीदादर में आए हुए हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ के बच्चे कितना मजबूर हो गए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ का बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और कभी भी अनहोनी हो सकता है। शासन बड़े बड़े दावा करते हैं कि शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, परंतु भवन ही नहीं रहेगा तो शिक्षा किस प्रकार दिया जाएगा। यहाँ बच्चे मजबूर हो गए हैं यहाँ सामुदायिक भवन में पढ़ने के लिए। यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, न पानी की व्यवस्था है और न बाथरूम की व्यवस्था है। मैं शासन से ये दिलाना चाहता हूं कि यहाँ की जनताओं की मांग है यहाँ भवन बनाया जाए और बच्चे की भविष्य सुधारा जाए। ग्रामीण प्रमोद ककेम निवासी एलमिड़ी अपने रिश्तेदार के घर ग्राम गुंजे परती आया था। आपको बता दें कि प्रमोद ककेम आसपास नहाने के लिए गया था, जहां माओवादियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईडी के विस्फोट होने से प्रमोद ककेम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। इसके चलते पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जंगल और संवेदनशील क्षेत्रों में अवागमन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या फिर गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल निकटतम पुलिस थाना या सुरक्षा बल कैंप को सूचित करें। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया है कि अम्बापारा, राजेंद्र नगर और कबीर नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही थी। तीनों थाने में अपराध दर्ज किया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और वहीं जांच में पाया है कि ये सभी चोरियां एक ही गैंग के लोग कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने टीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,30,000 रुपए की मशरूका बरामद की। साथ ही सोने चांदी सहित मोबाइल फोन और घड़ी भी जब्त कर ली है। 3-8 और 4 रात के दरमियानी रात को शहर के पास कॉलोनी के फ्लैट में चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिस पर थाना अमनाका, थाना कबीर नगर और थाना न्यू राजेंद्र नगर में 3 अलग अलग चोरी के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। इस आधार पर चूंकि रिहायशी पास कॉलोनी का था और तीनों फ्लैट की चोरी हुई थी, तीनों में सुने घरों पर चोरी की गई थी। इस चोरी जिन 3 घरों से चोरी गई थी उसके अतिरिक्त कुछ 2-3 घरों में और अटेम्प्ट किया गया था, जहां पर माल मसरूका नहीं मिला था। इन तीनों एक ही रात में एक ही दिन के समय पर जो 3 तारीख को जो घटनाएं हुई थी, तो उस आधार पर चूंकि एक जैसे थी इसलिए गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम को इस पर लगाई गई थी, जिसमें एसीसीयू की टीम और टिकरापारा अनुभाग की टीम को इस पर लगाई गई थी। इस आधार पर तीनों जगहों के जो एविडेंस थे उनका अवलोकन किया गया, मॉडस ऑपरेंडी का अवलोकन किया गया, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों को प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। पाया गया कि तीनों एक ही गैंग के द्वारा ऑपरेट किया गया पाया गया। इस आधार पर तीनों थाना में जो अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें आमनाका में अपराध क्रमांक 250, कबीर नगर में अपराध क्रमांक 142, न्यू राजेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 172-25, धारा 331-1 और 305-1 के तहत में
चोरी का अपराध, नकबजनी और चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना किया जा रहा था। इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए ये स्पष्ट हो गई थी कि ये चोरी की जो घटनाएं हैं इसके द्वारा एक ही गैंग के द्वारा ऑपरेट किए गए और एक ही गैंग के द्वारा इस पर चोरी की घटनाएं घटित की गई है। हम लोगों को जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से पर्याप्त सबूत प्राप्त हो गए थे, जिस पर जो आरोपीगण को प्रथम दृष्टया में ही आइडेंटिफाई कर लिए गए। रायपुर में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को आज स्वामियों को सुपुर्द किया है, जहां पर एसएसपी ने 50 लाख रुपए के गुम हुए मोबाइल स्वामियों को लौटा है। आपको बता दें कि पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों से मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। वहीं इस साल अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए के मोबाइल फोन पुलिस लौटा चुकी है। और वहीं कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का उजागर करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार में कोंडागांव सहित संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। जनता परेशान है। जिले को हमारी सरकार के दौरान विधायक निधि से सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस 32 लाख की लागत से प्रदत्त किया गया था, जिसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 1 साल का था, जिसका पुनः रजिस्ट्रेशन कराना विभाग की जिम्मेदारी थी, जो कि आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसके चलते जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है, जिला प्रशासन, न स्वास्थ्य विभाग, न यहाँ के जनप्रतिनिधि उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हम शासन प्रशासन से और प्रभारी मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हो और यहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिले, हमारी मांग है। और अगर जल्दी से जल्दी जो जिला अस्पताल में यहाँ तक इतनी गंदगी फैली हुई है, न डॉक्टर नहीं है, न अन्य सुविधाएं नहीं है, या तो डॉक्टर भी पदस्थ वे भी अन्य जगह चले गए, या डॉक्टरों की भी पदस्थापना हो। और जो जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिला प्रशासन के अधिकारी बार बार जिला अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं, मगर निरीक्षण करने जाने से नहीं होगा, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए और वहाँ के तंदुरुस्त वहाँ की व्यवस्था करे, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित हो, जो डॉक्टर पदस्थ है, वहाँ के जो मरीज आते हैं पूरे जिले भर के, उन जिले भर के मरीजों को सुविधा हो, शासन के अस्पताल की सुविधाओं का लाभ मिले। भारत ने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था इस युद्ध में, जहां भारत के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। कई गुमनाम हीरो ऐसे भी थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर हजारों जिंदगियों को बचाया। ऐसे ही एक वीर योद्धा रायपुर के रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रणव कुमार लहरी, जिनका बहादुरी और सेवा को देश कभी नहीं भूल सकता। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने उनके निवास पहुंचकर उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया और उनका हालचाल जाना। उन्होंने ब्रिगेडियर डॉक्टर लहरी से कहा कि प्रशासन आपके साथ है। इस मौके पर जिला मेडिकल टीम ने भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। बताते चले कि कारगिल युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर लहरी ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में श्रीनगर के 92 मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात थे। बंदूकें गरज रही थी, हर ओर चीख पुकार थी, लेकिन डॉक्टर लहरी ने हार नहीं मानी। जिस दिन रात ऑपरेशन थिएटर और बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा घायल जवानों की सर्जरी की। उनके हाथों ने न केवल हड्डियां जोड़ी, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों को भी जोड़कर रखा। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन योद्धा की जो करगिल युद्ध के दौरान बेहद संजीदगी के साथ योगदान दिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस मौके पर मेडिकल टीम ने भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया था। भारत ने करगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था और इस युद्ध में जहां भारत के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, कई गुमनाम ऐसे भी थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर हजारों जिंदगियां बचाई। ऐसे ही एक वीर योद्धा रायपुर के रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रणव कुमार लहरी हैं,
जिनकी बहादुरी की चर्चा हर ओर होती है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और उनका हालचाल जाना। उन्होंने ब्रिगेडियर डॉक्टर लहरी से कहा कि प्रशासन आपके साथ है। इस मौके पर जिला मेडिकल टीम ने भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। आपको बता दें कि करगिल युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर लहरी ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में श्रीनगर के 92 मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात थे। बंदूकें गरज रही थी, हर ओर चीख पुकार थी, लेकिन लहरी ने हार नहीं मानी और दिन रात ऑपरेशन थिएटर और बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा घायल जवानों की सर्जरी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।